हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ अनिकेत हैं जिन्होंने इस बार सीएसआर को क्लियर किया है विद AIR 22 इन JRF। सो एक बहुत अच्छी रैंक है जो इस बार अनिकेत ने अचीव की है। आज हम अनिकेत से बहुत सारी बातें करने वाले हैं और अनिकेत के जितने भी एक्सपीरियंस है, तैयारी किस तरीके से उन्होंने की, आज वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिकेत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो अनिकेत, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, रॉ मार्क्स आपके कितने थे और कितनी परसेंटाइल आपकी इस बार आई है। मैम मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था हम्म। और मेरा रॉ स्कोर था 135.5 और मेरा परसेंटेज था 99.947। सो अनिकेत, जिस दिन आया था परसेंटाइल, जिस दिन आई थी उस दिन भरोसा हो रहा था कि इतना अच्छा परसेंटाइल, मतलब 99.94 परसेंटाइल जो आया, भरोसा हो रहा था उस दिन? मैम बहुत खुशी हुई थी उस दिन। उम्मीद थी उस दिन ही आपको? श्योर। हाँ उम्मीद था कि इतना अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद थी? मैम, एग्जाम से पहले तो इतना उम्मीद नहीं था। श्योर था कि 99 परसेंटेज आ जाएगा, मगर इतना ज्यादा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बस बार पर जब प्रोविजनल आंसर किया तो कैलकुलेट करके श्योर हो गया था अच्छा रैंक आने वाला है। श्योर हो गए थे कि आप अच्छा रैंक आने वाला है, और यार यार 22 होता भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होगी। घर वालों का क्या रिएक्शन है, मतलब घर वाले कितने खुश है इस रैंक को देख के? मैम मैं ये कहूंगा कि AIR 22 मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जब मैंने मेरे पापा को फोन पे मैंने इन्फॉर्म किया था जो मेरा इतना AIR आया है, तो उन्होंने कहा था, बेटा तुमने मुझे मेरा लाइफ का सबसे प्रीसियस गिफ्ट मुझे दे चुके हो। अरे तो यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट के आगे मैं किसी एग्जाम का परफॉर्मेंस को नहीं रखूंगा। अरे वाह, कितनी प्यारी बात अंकल ने कही है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी बात कही है कि उनकी उनकी खुशी मुझे समझ सकती हूँ कि कितने ज्यादा वो खुश होंगे। और एक इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम में आया 2022 लाना बहुत बड़ी बात होती है। इस बार जैसे कि मैं देख रही थी, यस मैम। करीब करीब 85,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। उसमें से AIR यस मैम। 22 लाना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है ही वैसे भी। सो मैं आपसे ये पूछना थैंक यू मैम। चाहूंगी अनिकेत, कि आप पास्ट के बारे में अपना थोड़ा बताइए कि अभी आप MSc कर रहे हैं या आपकी हो गई है, किस तरीके के स्टूडेंट थे आप, थोड़ा वो सब हमें बताइए। मैम मैं MSc के फाइनल सेमेस्टर पे हूँ। अरे वाह, फाइनल सेमेस्टर में, और आप कहाँ से कर रहे हैं अपनी MSc? मैम मैं MSc कर रहा हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, वेस्ट बंगाल। सो मतलब ये तो एक सोने पे सुहागा वाली बात आप कह सकते हो कि आप अभी अपने MSc में हो और आपने MSc में ही क्लियर कर लिया। सो दैट्स अ मोटिवेशनल थिंग जो स्टूडेंट जरूर सुनना चाहेंगे कि आपने MSc के साथ साथ कैसे बैलेंस किया CSI के प्रिपरेशन को। वो सब हम बात करेंगे, पर मैं उससे पहले ये पूछना हाँ चाहूंगी कि CSI की प्रिपरेशन शुरू क्यों की, आपको क्यों लगा कि CSI देना चाहिए? मैम, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं पढ़ाऊँ, अच्छा। तो इसलिए मैंने देने का सोचा। अच्छा, पढ़ाने का आपको बड़ा शौक है, अरे वाह। और आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया है अनिकेत? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतनी अच्छी रैंक ले आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और प्रिपरेशन कब शुरू की थी आपने? मैम मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था अप्रैल के आखिरी वीक से, ओके। और लगभग अगस्त तक मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। अच्छा। देन मुझे मुझे एक सीनियर ने रिकमेंड किया एक प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वहां से मैंने अपना तैयारी और एक्सिलरेट की, जिसके साथ आप भी जुड़ी हुए थे। अगेन थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग मी इन दिस जर्नी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच अनिकेत। मुझे खुशी है कि हम कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का पार्ट बन के आपको इतने अच्छे रैंक तक पहुंचा पाए। सो अनिकेत, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कितनी यूनिट्स पढ़ी थी इस बार CSI के लिए? मैम मैंने अप्लाइड बायो और ह्यूमन फिजियो छोड़ के बाद बाकी जितने 11 यूनिट्स थे हाँ। सारे को ही टारगेट किए थे, मगर जरूरी नहीं कि सारे यूनिट ही 100% कंप्लीट किए। कुछ का 90% हुआ, कुछ का 60-70% हुआ। लगभग कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी में एक टर्म होता है हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस, मैंने हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस का थिंकिंग अपनाया है। अरे वाह। तो आप ये बता पाएंगे कि आपने कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जो 100% करके गए थे, ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स थी?
मैंने 100% किसी यूनिट को नहीं कहूंगा, अच्छा। क्योंकि आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि किसी यूनिट आपको 100% आता है? क्योंकि correct। सीएसआर वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन दे ही सकते हैं जो आपके अंदाजे के बाहर हो। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं क्लेम करना चाहिए मैं 100% प्रिपेयर हूँ। हम 90% को हाईएस्ट एस्टिमेट कह सकते हैं। ये बात तो बोली आपने। 90% को एस्टिमेट के हम्म, पकड़ के ही मैं कहता हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी, हम्म, सेल सिग्नलिंग, हम्म। बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये मेरे फेवरेट यूनिट्स थे। अच्छा, तो ये यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से करके गए थे और बाकी यूनिट्स आप थोड़ा कम ज्यादा करके गए थे। सो आपने इस जर्नी में यस मैम। नोट्स वगैरह भी। स्पेशली प्लीज कंटिन्यू। स्पेशली मैं बोटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी मुझे अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट उसमें गया। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी भी डेफिनेटली, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हो तो प्लांट यस। फिजियोलॉजी होती है। बेनिफिट होता है, जो जूलॉजी वाले उनको बॉटनी में हो जाता है, सॉरी, जो जूलॉजी वाले उनको एनिमल फिजियोलॉजी में हो जाता है, और जो बॉटनी वाले उनको प्लांट फिजियोलॉजी यस में मैम। बेनिफिट हो जाता है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि एमएससी के साथ आप पढ़ रहे हो, टाइम आपके पास कम है, कॉलेज भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो आपने ये टाइम मैनेज कैसे किया? मैंने कॉलेज कॉलेज नहीं कहूंगा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के क्लासेस और डिसर्टेशन से वर्क्स वगैरह करने के बाद लगभग शाम 7 बजे के अंदर घर आ जाता था। अच्छा। देन थोड़ा रेस्ट लेता था। देन रात 3 बजे या 3:30 बजे तक पढ़ता था। ओके। और सुबह कॉलेज कितने बजे होता था आपका? 9:30 बजे से मैं उठ जाता था 8:30 बजे नगर। तो मतलब करीब करीब सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे की नींद ले पा रहे थे फिर तो, अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो। यस मैम। 4 ही तो महीना ऐसा किया। मैंने तो प्लेटफॉर्म पे, मैंने इस शेड्यूल को लास्ट 4 मंथ पे फॉलो किया था। पहले जो 4 मंथ था मेरा प्रिपरेशन का, वो मैं धीमे धीमे से कर रहा था। लगभग मेरा जो एक्सीलरेशन वो सितंबर से ही आया था। अच्छा, तो आपने लास्ट के जो टाइम है उसमें बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की। तो इसमें मैं ये भी पूछना यस मैम। चाहूंगी अनिकेत आपसे, कि जैसे आपने बोला कि लास्ट 4 मंथ्स में आपने बहुत प्रिपरेशन की, अच्छे से प्रिपरेशन की, तो ऐसा आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट लास्ट 4 महीने में करे, थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ के, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे निकाल सकता है जैसे कि आपने निकाला, तो और भी स्टूडेंट्स अगर मेहनत करें तो वो निकाल सकते हैं इस एग्जाम को? यस मैम, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं मेरा प्रिपरेशन को 2 पार्ट में सेपरेट करूंगा। जो मेरा पहला 4 मंथ का प्रिपरेशन था, जिसमें मैं धीमे तरीके से प्रिपरेशन करता था, हम्म। उसको आप मानो ऑटोक्लेव का प्रीहीट स्टेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्रीहीट आप जितना अच्छा दोगे, ऑटोक्लेविंग उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा। और स्पेशली बहुत लोग सोचते हैं कि एमएससी करते करते सीएसआई निकलना टफ होता है, बट मैं कहूंगा ये एडवांटेजेस है। क्योंकि आप रनिंग हो तो बहुत कुछ टॉपिक से आप टच में हो, जो पास आउट स्टूडेंट्स नहीं होते। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये बहुत फायदा होता है। उसके अलावा आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस होता है, आपके प्रोफेसर्स हैं जो आपकी मदद कर हम्म। सकते हैं। बस टाइम मैनेजमेंट अगर किसी स्टूडेंट को आ जाए तो वो आराम से क्लियर कर सकता है, और एक ड्रॉप भी नहीं लगता आपको, उसके बाद जीवन में जो भी ऑब्वियसली। करना है आप आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ साथ। सो आपने जो बताया कि आपने ऑब्वियसली पहले 4 महीने आपने सेल्फ स्टडी की थी, तो उन 4 महीने में आप क्या करते थे अनिकेत, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? मैम, उस 4 महीने में मैं कहूंगा, जब मैं पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। हम्म, और मेरा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस ही कुछ ऐसा था कि वो सीएसआईआर के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। जैसे सेल बायो, जेनेटिक्स, स्मॉल बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेम, प्लांट बायोटेक, ये सभी वगैरह सिलेबस में था सेकंड सेम में। तो सेमेस्टर की तैयारी करते कहीं से ही एक बेसिक खड़ा हो गया था। उसके साथ मेरे कुछ प्रोफेसर्स भी मुझे बहुत हेल्प करते थे, क्या इस स्टैंडर्ड बुक से इस टॉपिक को पढ़ो, उस स्टैंडर्ड बुक से इस टॉपिक को पढ़ो। तो तभी मुझे एक बेसिक्स क्लियर हो गया था। लगभग मुझे जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ा। डेफिनेटली। सो आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करी, भले ही अपनी एमएससी के लिए या फिर यस मिल मैम। मिला के करे, पर आपने की जो स्टैंडर्ड बुक्स है रेफर। तो कौन कौन सी करी, आप उनके नाम हम्म। बताओगे? जैसे मैम, बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने वेट एंड वेट किया था। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ताइज एंड जाइगर। ओके। एंड प्लांट, स्पेसिफिकली प्लांट हॉर्मोन्स के लिए हॉपकिंस। ओके। और जेनेटिक्स के लिए क्लार्क एंड कमिंस ओके। एंड लिविंस जीन्स। और टेक्निक्स के लिए विल्सन एंड वॉकर। ओके। मतलब, पर हर एक टेक्निक कंप्लीट नहीं कर पाया, जितना हो सका उतना किया। इकोलॉजी के लिए पाथफाइंडर का इकोलॉजी बुक और ओडम से कुछ कुछ पोर्शन किया था। ओके।
इवोल्यूशन के लिए मैंने खुद का एक नोट्स बनाया था वेरियस सोर्सेस के लिए, और सेल बायोलॉजी में पूरा नहीं कर पाया था। एल्बर्ट से जितना हो सके उतना किया। स्पेसिफिकली सेल साइकिल रेगुलेशन में मैंने स्ट्रेस दिया। इसमें अनिकेत मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ना है। तो आपने ये किस तरीके से समझ लाई कि किस तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के लिए समझना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली पढ़ने जाए तो वो कैसे आपने किया ये चीज? मैम ये केस पे मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स मुझे गाइड किए थे, बेटा इस जगह को पढ़ो एक स्टैंडर्ड बुक से। वो पहले से ही कहते थे जे कि आप एक पूरा स्टैंडर्ड बुक को कभी भी एमएससी के दौरान कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको सिलेक्टिव नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको सीएसआईआर अगर एमएससी के अंदर ही निकालना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना पड़ेगा। बाकी के पूरे स्टडी करने के लिए आपका पूरा लाइफ होता है, आपका पीएचडी का टेन्योर होता है। डेफिनेटली। हाँ, ये चीज स्टूडेंट तो मैंने समझते वही हैं। फॉलो किया था। उनको 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट करना होता है, जब वो ये नहीं समझते कि उसके बाद का भी जीवन है। आप कर एग्जैक्टली सकते हो मैम। 6 महीने में सीएसआईआर क्लियर कर लें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर बाद में है यस ही मैम। 10 ईयर जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हम्म। आपने रिवीजन स्ट्रैटेजी आप क्या अपनाते थे, क्योंकि सीएसआईआर में एक पढ़ना होता है और एक रिवीजन होता है, चीजें दिमाग में होनी चाहिए। तो वो हाँ रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैंने रिवीजन के लिए मेरा खुद का जो नोट्स बनाया हुआ था, उसको मैं एक बार रिवीजन कर लेता था हर एक यूनिट के कंप्लीशन के बाद, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। और मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ ही तैयारी करते थे उसके साथ हम लोग डिस्कशन करते थे जब लंच ब्रेक होता था, या रात को वो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो एक दो टॉपिक डिस्कस कर लिया, इसमें हेल्प हो जाता है। ओके, सो रिवीजन मतलब आप ऐसे नहीं कि कॉपी किताब लेकर ही आप रिवाइज कर रहे हो, बहुत सारे तरीके आपने आजमाए उसको अच्छा अच्छा करने के लिए, ताकि रिवीजन में भी थोड़ा मजा आए हम्म। और अच्छे से रिवीजन हो भी जाए। और और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने इस बार पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? मैंने पूरा उल्टा स्ट्रेटेजी लिया था, जो मैक्सिमम लोग करते हैं उसके उल्टा गया था। हम्म। मैंने पार्ट बी से शुरुआत किया था, अच्छा। उसके बाद पार्ट ए किया, देन पार्ट सी में गया। पहले 1 आवर मैंने पार्ट बी और पार्ट ए खत्म कर लिया था, उसके बाद लास्ट 2 आवर मैं आराम से पार्ट सी किया। तो ऐसा क्यों, क्या आपको किसी ने सजेस्ट किया था या आपने खुद से ही ऐसे किया था? रीजन क्या था कि आपने पार्ट बी से स्टार्ट किया? क्योंकि मैं इस पे ही कंफर्टेबल था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया था। हाँ। और मैं जब आखिरी वीक में मेरा एक हॉबी बन गया था पढ़ाई की बाद मैं जब रिलैक्स करना होता था तो मैं 90s के जो वनडे क्रिकेट मैच होते थे वो देखता था। अच्छा। तो उसमें 90s के दौरान श्रीलंका टीम ने वनडे क्रिकेट में एक रिवॉल्यूशन लाए थे। तब क्या होता था, सभी टीम फॉलो करते थे कि पहले 10 ओवर धीमे से खेलो, देन बाद में रन मारो। बट हम्म। श्रीलंका टीम ने एक्सेप्शनल अप्रोच लिया था। उनका तो ओपनर्स थे, उन्होंने कहा मैं हम लोग पहले 10-15 ओवर में ही अच्छे से खेलेंगे, देन बाकी को बैट्समैन सुकून से खेल सकते हैं बाकी ओवर। ओके। तो मैंने सोचा मैं एग्जाम पे क्यों नहीं ये अप्लाई कर सकता, और वो और भी कर गया। बहुत ही बढ़िया। सोनी, क्या था आपने सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मैंने सेक्शन ए पे 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, हम्म। उनमें से 10 सही लिखा। ओके। और पार्ट बी पे मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनमें से 17 सही था। और पार्ट सी पे 24 अटेम्प्ट किया था, उसमें 22 सही था। ओके, तो आपने नेगेटिव बहुत कम किए, तो आपने ये कोई स्ट्रैटेजी भी अपनाई थी कि किस तरीके से मिनिमाइज करना है नेगेटिव को, कि आपके बहुत कम नेगेटिव हुए हैं? यस मैम। मैंने एक स्ट्रेटेजी लिया था कि मैं जितना भी श्योर हुआ आंसर को लेके, मैं किसी को आंसर को मार्क करने के बाद एटलीस्ट 3 बार सोचता था मैं क्यों इस ऑप्शन को मार्क कर रहा हूँ, क्यों बाकी ऑप्शंस को मैं मार्क नहीं कर रहा। ये हम्म। आपकी एरर का परसेंटेज बहुत घटा देती। फिर भी एरर तो हुआ है मैम। जैसे कि पार्ट सी पे डेव बायो का क्वेश्चन, कुछ शायद नॉट ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट पिक करने का था, मैंने जो एग्जैक्टली ऑपोजिट पिक कर लिया था। अच्छा। होना नहीं चाहिए था वो। सीएसआईआर के क्वेश्चंस में ये बहुत गड़बड़ होती है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट यस ट्रू, यस। ट्रू। वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, डर लगता है कभी कभी, तो वो इधर उधर हो जाता है। इसी चक्कर में एक दो क्वेश्चन तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं गलत होते हुए। सो यस मैम। तो ये इसी से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा भी हुआ था एग्जाम के टाइम पे कि डर लग रहा था, प्रेशर ज्यादा फील हो रहा था, ऐसे भी कुछ अनिकेत था और इसको आपने ओवरकम कैसे किया? मैम जब
पार्ट सी के, तो हम लोग तो जानते हैं कि पार्ट सी पे क्वेश्चन शफलिंग होते हैं। हम्म। तो मैंने पार्ट सी के पहले 20 क्वेश्चंस जब देखे थे तो उनमें से सिर्फ 3 मेरा सॉल्व हुआ था, तब थोड़ा डर लग रहा था। हम्म। तो मैंने 5 मिनट टाइम लिया और सीधा पार्ट सी का जो लास्ट क्वेश्चन है, 75th क्वेश्चन है, उससे करना स्टार्ट किया, पीछे से आगे। अच्छा। तो तब मैंने देखा धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है और आखिर तक पार्ट सी में 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो भी गया है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर पहले 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ना हुए तो आप थोड़े कहीं और भी जाके देख सकते हैं। ये बहुत यस ज़्यादा मैम। इम्पोर्टेंट है। बच घबरा जाते हैं क्योंकि अगर नहीं निकले ना शुरू के तो पसीना आने लग जाता है, हाथ में पूरी ठंडी में गर्मी लगने लग जाती है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। सो ये आपने बहुत यस अच्छी मैम। बात बताई। और इसके अलावा जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे या जब आप पढ़ रहे थे, सीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो तब ऐसा होता था डीमोटिवेशन फील होता था या प्रोक्रेस्टिनेशन सा लगता था कि कल कर लेंगे, आज क्या ही करना है? ऐसा सब सीन हुआ आपके साथ प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ मैम, थोड़ा बहुत टेंशन तो होता था क्योंकि हमारे यहाँ हम ऐसे एक स्टेट में रहते हैं जहाँ बायोसाइंस पढ़ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट होगा। हम ऐसे एक स्टेट में रहते हैं जहाँ बायोसाइंस पढ़ने को डिस्करेज किया जाता है। अच्छा। स्टेट के बाकी एरिया को नहीं, स्पेसिफिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां से, हुँ, हुँ। वहाँ एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट ही है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको मेडिकल या इंजीनियरिंग पे भेज दो या फिर प्योर साइंस के किसी सब्जेक्ट से मास्टर्स कराओ। हुँ, हुँ। तो मैंने जब लाइफ साइंस चूज किया था, बोटनी चूज किया था, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ताने सुनने पड़े थे। अच्छा, तो अच्छा। वो मुझे सताते थे मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। हुँ, बट हुँ। मैंने ये ठीक ही कर लिया था। लोग जो कह रहे हैं कहने दो। मैं मेरा फेवरेबल स्ट्रीम चूज किया है तो मैं इसी पे एक्सेल करूंगा अगर एक्सेल करना ही है लाइफ में। तो ये तो एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि एक हिम्मत दिया होगा आपको बहुत ज़्यादा। अब तो आपके पास बहुत हिम्मत आ चुकी होगी कि लोग अगर कुछ कहेंगे तो आप आराम से उसका सामना कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने इनिशियल डेज़ यस में मैम। इतना ज़्यादा चीज़ें सुनी हैं। तो ये बहुत ही यस आपका मैम। सराहनीय चीज़ है कि आपने उसके बाद भी लाइफ साइंस छोड़ा नहीं और इसके बाद इतना अच्छा रैंक लेकर आए हो या 22 लेकर आए हो जो कि बहुत अच्छी रैंक है। सो मैं इसमें आपसे ये यस मैम। पूछना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स जूनियर्स आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको कुछ सजेशंस देना चाहें, टिप्स देना चाहें, उनकी प्रिपरेशन के लिए जून 2024 के लिए, तो क्या बोलोगे आप उनको? उनको मैं कहूंगा कि रिवीजन बहुत अच्छे से करें, हुँ, हुँ। क्योंकि आप जितना भी पढ़ो, एंड ऑफ द डे रिवीजन ही मैटर करता है। क्योंकि एग्जाम हॉल पे नर्वसनेस में बहुत कुछ आपको याद नहीं आता, जैसे मेरा 10 मार्क्स छूट गए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पीवाई क्यूज जरूर जरूर करें, क्योंकि पीवाई क्यूज ही आपको आइडिया दे सकता है कि आपका प्रिपरेशन किस स्टेट में है। हुँ, हुँ। बहुत से लोग मॉक टेस्ट प्रेफर करते हैं, बट मैं कहूंगा जो सीएसआईआर का जो क्वेश्चन है वो जो लोग डिजाइन करते हैं वो सीएसआईआर के द्वारा रिकमेंड किए गए साइंटिस्ट है। वो लोग जैसे थिंक कर सकते हैं, वो किसी मॉक टेस्ट के जो पेपर्स बना रहे हैं उनका थिंकिंग कहीं मैच नहीं होता। तो अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया लाना है कि एक्चुअली एग्जाम पे आप कैसे क्वेश्चंस फेस कर सकते हो, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर 2019 के बाद के पेपर करो तो और अच्छा है, क्योंकि अगर आप 2090 के पहले का और बाद का पेपर्स देखो तो थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिखेगा। क्वेश्चन की आस्किंग की वेरिएशन आए हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, तो ये आप स्टडी कर सकते हो। डेफ़िनिटली ये चीज़ें हुई हैं कि थोड़े डीप में और जाने लग गए हैं अब सीएसआईआर के जो कॉन्सेप्ट है और डिटेल में वो पूछने लग गए हैं। ये चीज़ बिल्कुल हुई है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अनिकेत अब आपका प्लान क्या है? अब क्या प्लान है? आप क्या करने वाले हैं अब आपकी एमएससी के बाद? क्योंकि अभी तक आपकी एमएससी नहीं हुई है, तो अभी तो एमएससी होगी। एमएससी के बाद आपका क्या प्लान है? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ाने का शौक था। तो आपका पूरा प्लान है कि आपको पीएचडी ही करनी है और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही बनना है। ये आपका पूरा प्लान सेट है जीवन का कि आपको यही करना है। एकदम। सो और मेरा जो और मेरा जो क्या कहें उसको, और मेरा एक मैंने बहुत बहुत से मेरे ऐसे रिलेटिव हैं जो एज ए प्रोफेसर बहुत मैंने, वो लोग उनके रेस्पेक्टिव फील्ड में बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं। तो ये उनको भी एक ट्रिब्यूट होगा अगर मैं इस फील्ड में एक्सेल कर पाया।
डेफिनेटली, डेफिनेटली बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन बातें मुझे लग रही हैं आपकी, कि आप इस तरीके से इतना अच्छा इंडिया को देना चाहते हैं, अपने जीवन को देना चाहते हैं और जो आगे आने हम्म, वाले बच्चे हैं, उनको इतना अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं कि आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो जूनियर्स हैं, उनका भी करियर बहुत अच्छा रहेगा। सो अनिकेत, एग्जैक्टली मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अनिकेत, आपकी आगे की जर्नी थैंक भी यू मैं मैम। डेफिनेटली देखना चाहूंगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू मैम।